चाहे वो मजलूम मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो। वो गैर कानूनी कानून ला रहे हैं। जब जुनैद मरता है तब क्या वो किसी का बेटा नहीं होता, किसी का हस्बैंड नहीं होता है, तब मुस्लिम महिला कहाँ चली जाती है? ऐ मादर वतन, हम तेरी इबादत करते हैं, फिर तो हमारा मजहब ही तबाह हो जाएगा, हम मुसलमान ही नहीं रह जाएंगे। उन लोग जो नाथुराम गोडसे को मानते हैं, उन लोगों को इस देश की परवाह नहीं है, क्योंकि आज़ादी में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। सरकार के ये इस नापाक इलाके को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? गवर्नमेंट ही पूरा मस्जिद चोरी कर रही है, बेईमान सरकार है। इन गद्दारों को जो सावरकर की औलाद हैं, कांग्रेस ने आरएसएस का ही काम किया है, उसी को बढ़ाने का काम किया है। अगर इसको गाने के लिए या इसको बुनियाद बना करके हमारे अकीदों के ऊपर हमला किया गया तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे। और इनटॉलरेंस वाली आरएसएस है जो हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ी गंद फैला रही है। 5000 सालों से दलितों को मतलब जो है शोषण किया गया। वक्फ के ऊपर जो सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, मस्जिद, मदरसे और इबादत गाहों पर हो रही एक तरफा कार्रवाई, यूसीसी, वंदे मातरम और वक्फ बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज जयपुर में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें देश के कोने कोने से मुस्लिम लीडर्स, यहाँ तक कि प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, बुद्धिजीवी शामिल हुए। इन तमाम पहलुओं को लेकर उनकी क्या राय बनी, क्या मशवरा हुआ, आगे मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए और आगे उन लोगों की क्या योजना है, आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज की जो बैठक का मकसद था, क्या था और क्या फैसला हुआ? आज की बैठक का मकसद तो आपने सुन लिया, आप तो मौजूद थे। आज की बैठक का मकसद है दस्तूर हिंद की रोशनी में मुसलमानों और हिंदुस्तान के मजलूम इंसानों के हुकूक की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करना, चाहे वो मजलूम मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो। आज 2014 से लेकर आज तक ये फ़िरका परस्त हुकूमत जो मोदी की अगुवाई में जहर फैला रही है और मुल्क की एकजहती को तोड़ रही है, मुल्क की एकजहती को कायम रखने के लिए और हकदारों के हुकूक की हिफाजत के लिए, जैसे वक्फ है, जैसे यूसीसी का मैटर है, जैसे वंदे मातरम हमारे ऊपर लादा जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से निपटाया जाए और किस तरह से अपने अक़ीदे, अपने अमल, अपनी माशियात और अपनी सियासियात और अपने मुल्क की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आज की इस मीटिंग का मेन मकसद ये था। वंदे मातरम को लेकर जो बिल पास हुआ है उसको लेकर वंदे मातरम पर मेरी राय ये है कि एक वकीलों का पैनल बनना चाहिए और इसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है। अगर वंदे मातरम का मतलब है मुल्क हम तेरी इज़्ज़त करते हैं, ऐ मादर वतन हम तेरी इज़्ज़त करते हैं, अगर ये मतलब है तो कोई बात नहीं है। मगर ये मतलब अगर नहीं है और यकीनन नहीं है, मतलब ये है कि ऐ मादर वतन हम तेरी इबादत करते हैं, तो हमारा फिर तो हमारा मज़हब ही तबाह हो जाएगा, हम मुसलमान ही नहीं रह जाएंगे और हमारे मुसलमान रहकर इस मुल्क में प्रोग्रेस की गारंटी हमारे मुल्क का दस्तूर देता है। तो हमारा दस्तूर भी इस वंदे मातरम की इजाज़त नहीं देता। ये कानून सुप्रीम कोर्ट में जाके टूट जाएगा और इसको ले जा करके तोड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि ये बैठक जयपुर में हो रही है और राजस्थान के कई इलाकों में, बॉर्डर एरियाज़ में अभी हाल ही में 10 से 12 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और उत्तर प्रदेश या कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगातार इबादत गाहों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इन सबको बचाने के लिए आप लोगों की क्या योजना है आगे? देखिए, उसी को बचाने के लिए और उसी की हिफाजत के लिए इस मीटिंग में बहुत तफसीली बातें हुई हैं और उसके लिए एक लाहे अमल तय हो रहा है और एक कमेटी बन रही है। कमेटी बन जाने के बाद काम कैसे होगा आगे आप लोगों को बता दिया जाए। आज हम देश की जो मसाइल हैं वो मसाइल को लेके हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग जमात के अलग अलग मसलक के लोगों की मीटिंग किया है। उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ है आगे हम क्या करें। उसमें ज़्यादातर ये डिस्कशन आया एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के, और प्लेटफॉर्म के नाम पे हम सारे मसाइल को एड्रेस करें, लोगों को कॉन्फिडेंस दे, लीगल फाइट करना है तो फाइट करे,
SIR और बाकी बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसाइल को लेके जो भी काम है वो काम करने के लिए लोगों को तैयार करना है। क्या लगता है आपको जो मुस्लिम संगठन से तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग दिख रही हैं, इसी वजह से एक प्लेटफॉर्म पर लाना सबको ज़रूरी हो गया है? देखिए, वो मुस्लिम तंजीम तो अपनी हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को हम लोग अलग अलग बड़े बड़े मुस्लिम जमातों को साथ लेके काम करने के बारे में नहीं सोचा है, बल्कि टोटल मुस्लिम उम्मत को साथ लेके काम करने के लिए, उसके लिए जो लोग काम करने के लिए रेडी हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग हम बुलाया है। इसलिए हम तो जमात के ज़रिए मुस्लिम उम्मत को मिलने नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट उम्मत के पास जा रहे, उम्मत को अवेयरनेस दे रहे। जो हालात है वो हालात के मुताबिक जो भी काम है वो काम करने के लिए लोग मुसलमान को और दूसरे लोगों को हम रेडी कर रहे हैं। सर, जो आज की ये बैठक SDPI की तरफ से बनाई गई थी, बुलाई गई थी, आप लोगों की क्या योजना है आगे की परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, सबसे ऊपर ही हमने जो लिखा हुआ है डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल भी और अभी क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाना है और राइट्स भी बचाना है। और ये हम लोग ये यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, सबसे अहम मैसेज, कि ये जो हम लोग अगर वक्फ और UCC का भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज जो लोग वक्फ या UCC या इस तरह के जो कानून ला रहे हैं वो गैर कानूनी कानून ला रहे हैं। वो लोग जस्ट लाइक एंटी नेशनल जैसे लोग हैं, एंटी नेशनल हैं। क्यों एंटी नेशनल हैं? कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सदारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो सबको आज़ादी दी हुई है, आप जो 14 से लेकर 28 तक जितने भी आप देखेंगे समानता के अधिकार हैं या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हैं, राइट टू स्पीच के हैं, वो तमाम चीज़ें धीरे धीरे, और जो रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को ये लोग मुदाखलत कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है मंदिर चोरी के अंदर बोल रहे हैं कि मंदिर हमारा चोरी कर लिया तो क्या है, बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं, है ना। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि आप एक छोटी चीज़ जो आप गलत कर रहे हो और चोरी कर रहे हो, चोरी तो चोरी होगी ना। आप ये तो बोल सकते थे कि अब गवर्नमेंट ही पूरा मस्जिद चोरी कर रही है, गवर्नमेंट पूरा जो है मदरसा चोरी कर रही है, यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग हैं जो कब्रिस्तानों में हैं या जो खानकाएँ हैं उनको भी चोरी कर रही हैं। तो ये जो बेईमान सरकार है ये सरासर संविधान के ख़िलाफ़ है। तो आज का अहम मकसद ये है कि ये वक्फ UCC का हो, या जब बाबरी मस्जिद की बात आई थी, या जितने भी दीगर जो मुद्दे आजकल ये लोग दिखाते हैं ट्रिपल तलाक़ के नाम पर, ये मुद्दे अहम जो फंडामेंटल राइट्स के या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ये लोग मुद्दे लेके आ रहे हैं। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ मुद्दे लेके आ रहे हैं। और ये गवर्नमेंट सीधा सीधा जो हमारे आम शहरी हैं उन्हें जो है एक तरफ ये बताना चाहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट है हमारे आम जो नागरिक हैं, जो आम शहरी हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। ये लफ्ज़ मेरे को लगता है कि उन्हें समझना चाहिए। क्यों इस बात को बोल रहा हूँ? आप NCRB के डाटा उठाइए। आज भी जब इतना ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम की चूल्हे टाइट कर दिए हैं, मुसलमानों को मज़ा चखा दिया है, और ऐसे एक जो अंधभक्त लोग हैं या जो जिस तरह के बजरंगी उत्पात मचा रहे हैं, आप उसमें समझना चाहिए कि जो आज भी ये लोग जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है। यहाँ पर NCRB का डाटा उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा आज भी दलितों पर हमले हैं, मुसलमानों पर नहीं है। मेरी बात नहीं है, आप ChatGPT से देखिए, आप गूगल से देखिए। और आज हमसे ज़्यादा क्रिश्चियंस पर अटैक हैं, महिलाओं पर अटैक हैं, किसानों की समस्याएं हैं। ये मेन मुद्दे हैं यहाँ के, नंबर 1। नंबर 2, जो मुस्लिम्स के बारे में जिस तरह से ये जो अफवाह फैला रहे हैं, तो आज अगर शांति से सोच के हमारा हिंदू भाई देखे टॉलरेंस और इनटॉलरेंस को, कि कौन टॉलरेंस कर रहा है और कौन इनटॉलरेंस कर रहा है। मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी जाती है, मुसलमानों की ज़बरन उस पर जो है ये लोग गुंडे लोग चढ़ जाते हैं मस्जिदों पर, मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर, और कानून जो है तोड़कर काम करते हैं, लिंचिंग करते हैं। उसके बावजूद यहाँ तक कि मुसलमानों की बिल्डिंगों को बुलडोज किया जाता है, तब भी टॉलरेंस रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ये देश हम सबका है। इन गद्दारों को, जो सावरकर की औलाद हैं, उन लोग जो नाथुराम गोडसे को मानते हैं,
उन लोगों को इस देश की परवाह नहीं है, क्योंकि आज़ादी में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो मुसलमान अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉलरेंस वाली कम्युनिटी है, इनटॉलरेंस वाली आरएसएस है, जो हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ी गंद फैला रही है। वो लोग श्री राम के हिंदू की बात नहीं करते हैं। वो जो हिंदुत्व है, जो सावरकर की टू नेशन थ्योरी है, या जो बांटने की जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, वो उस अंग्रेजी पॉलिसी को लेकर हिंदुत्व की बात करती है। और जो यहाँ का मुसलमान है, यहाँ पर क्योंकि लाखों मुसलमानों ने देश की आज़ादी में शहादतें दी हैं, जेलें काटी हैं, लाठियाँ खाई हैं, और आज तक देश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया सबको लेकर है। ये गुलिस्तान है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो मुसलमान कभी भी देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और इस जो टॉलरेंस है, इसको ये लोग जो संघी लोग हैं उसको गलत लेके चल रहे हैं। आए दिन इस तरह के अटैक कर रहे हैं, क्योंकि संविधान को सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं मुसलमान। और तो इस लड़ाई से लड़ने के लिए आप लोगों की क्या आज योजना बनी, जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे? तो ये जनरल इशू की बात की, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हमने आज यहाँ पर डिस्कशन के अंदर ये रखा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, बड़े बड़े उलेमा लोगों का, और जो दीनी इदारों के अलावा जो हमारे दलित भाइयों के जो मेन लीडर्स हैं, कि हम लोग इस तरह का एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसमें हम इंडिया की बात करें, हम भारत की बात करें, हम की बात करें, हम भारत के लोग जो हमारा प्रस्ताव कि आप लोगों के साथ गैर मुस्लिम, खासतौर पर दलित भी आपके इस लड़ाई में साथ देंगे, साथ आएंगे? देखिए, दलित और जो हमारे हम वतन भाई हैं तैयार हैं। मुसलमान अपनी लड़ाई को लेकर संवैधानिक तौर पर सड़कों पे नहीं आ रहा है। वो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, सिख भाई सारे इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाई इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे दलित भाई इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि वो तो चाहते हैं कि भाई हम खुद मजलूम हैं, आप ज़बरदस्ती मजलूम बने हुए हो। तो हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमान कभी भी मजलूम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने मज़हब पर रहता है तो वो मजलूम की लड़ाई लड़ता है। खुद मजलूम कैसे बनेगा? उसके तो ईमान का पहला दर्जा ही किसी पर अन्याय हो, नाइंसाफ़ी हो, तो हाथ से रोक के उस नाइंसाफ़ी को, ठीक है। और वो तो ये कहता है कि हमारे आर्टिकल ने हमें कह रहा है कि 34 से 44 आप जब अभी जो BNS बना दी इन्होंने, जो पहले 106 जो थी IPC, उसमें जो राइट दिए हुए हैं कि अगर आप एक बेगुनाह हैं और आपको वो मारने आ रहा है, आप ऐसे मर जाओगे। कोई आपको लिंच करने आ रहा है, ऐसे लिंच कर लोगे। आपको तो पूरा प्रोटेक्शन का राइट दिया हुआ है। इसलिए ये उंडे गुंडे जो है ना, ये जो बन के घूम रहे हैं, ये दम कुछ नहीं है इनमें। इसी मुद्दे पे आ रहा था कि खास तौर पर राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में लगातार जो गरीब मुसलमान हैं उनको गौ रक्षा के नाम पर जो है उनका कत्ल किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप लोगों की क्या योजना है? क्या कानूनी सहायता उन परिवारों को दी जाएगी, या किस तरह की सहायता आप? देखिए, नंबर एक तो ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। जहाँ चंद 2-4 मुसलमान देख लिए छोटी बस्ती के अंदर, या कहीं बाहर ऐसे देख लिए, या कोई गरीब महिला, या जैसे आपको मालूम होगा एक महिला को मार के शराब पिला देना, वो भी रमज़ान रखी हुई बिहार में। ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन पर हमला करेंगे, या कुछ बुज़ुर्गों पर। तो ये लोग टेरर फैलाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि मुसलमान इससे डर जाए, और ये सब चीज़ें जो देश की बात कर रहा है उसको, जो दलितों के साथ खड़ा होना है, जो उसे मज़दूरों के साथ में और गरीबों के साथ खड़ा होना है, वो ना खड़ा हो, अपने में उलझ जाए। तो एक मैसेज तो ये है कि हम लोग ऐसा एक मोमेंट चाहते हैं कि सब मिलकर, हम जो ये लड़ाई है मिलकर लड़ें, और ये लड़ाई देश की लड़ाई है। ये लोग हमें बांटना चाहते हैं अलग अलग, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से, बेशक सावरकर जो है अंग्रेज़ों से तनख्वाह पाते थे लास्ट मरने तक, आपको ध्यान होगा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरी बात नहीं है। तो जो लोग उनको मानकर काम करने वाले होंगे, जो हमेशा यहाँ पर सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, जैसे ब्रिटिश के साथ में थे, बाद में कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस ने RSS का ही काम किया है, उसी को बढ़ाने का काम किया है। तो अब ऐसा एक मोमेंट होना चाहिए जो सबको समाजी तौर पर साथ रखें, जो सोशल इंजीनियरिंग हो, जो देश की जो अहम, जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, जो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करें, नीचे तक जाएं। क्या आपको पहचानना चाहिए, जब किसी दलित पे हमला हो तो एक मुसलमान खड़ा हो, जब किसी मुसलमान पे खड़ा हो तो एक आदिवासी भाई खड़ा हो, जब एक आदिवासी पर हमला हो तो OBC खड़ा हो, जब OBC पे हमला हो तो महिलाओं पर हमला हो, तो हम सब मिलकर खड़े हों। ये एक भारत जिसका सपना हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें देकर किया है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, चाहे हमारे और जो बुज़ुर्ग हैं वो सब तमाम हो, जिन्होंने अशफ़ाक़ुल्लाह खां हैं, इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन फांसीवादियों ने कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इन फांसीवादियों के लिए देश नहीं छोड़ा है। ये देश फांसीवाद से बचाने के लिए अब हमको आगे आना चाहिए। ये हमारी मुहिम का एक अहम हिस्सा है कि हम सब मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। भाई देखिए, आज की जो बैठक थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो
एक तरीक़े से बदअमनी पैदा हो गई है। हालात इस मोड़ के ऊपर आ गए हैं कि हर तबका परेशान है, और उसमें भी स्पेशली जो है माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में जो रवैया चल रहा है उसके सिलसिले में जो है गौर-व-ख़ौस था कि हम किस तरीक़े से इस मुल्क के अंदर जो है कानून की हुक्मरानी को हम कायम कर सकते हैं। तो उसके सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार लोग यहाँ जमा हुए थे और मुख्तलिफ़ बातें आई थी। उसमें कुल मिलाकर के जो निचोड़ आया वो यही था कि हमको दस्तूर की रोशनी में, दस्तूर के दायरे में रहते हुए पुरअमन जद्दोजहद करनी चाहिए, और जो लाकानूनियत या एक गैर मुनसिफ़ाना जो है तर्ज़ अमल मुल्क के अंदर चल रहा है, इसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कोशिश उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों को साथ लेकर के करनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर कानून का राज हो। वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, तो इस पर क्या राय है? देखिए, वंदे मातरम के सिलसिले में अभी पूरे हाउस का व्यू सामने आ गया है, और मुसलमानों का मौक़िफ़ तो बहुत पहले सामने आ चुका था। हम पहले भी हमने कहा है कि हम मुल्क का जो राष्ट्रगान है उसका भी एहतराम करते हैं, और अब कानूनी तौर पर ये जो नाफिज कर दिया गया है, चाहे संख्या बल के आधार के ऊपर इसको पास करवा दिया गया हो, अब चूँकि पास हो गया है तो हम जैसे राष्ट्रगान का एहतराम करते हैं ऐसे इसको भी जो है हम मानते हैं। लेकिन अगर इसको गाने के लिए या इसको बुनियाद बना करके हमारे अक़ीदों के ऊपर हमला किया गया तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि इनके इक़दामात से बाज़ आए। इन तमाम चीज़ों का सामना करने के लिए आप लोगों के पास क्या आगे की राय है? देखिए, आगे का लाहे अमल वैसे तो मुल्क के अंदर जो बड़ी बड़ी मिल्लत की तंजीमें हैं वो अपने तौर पर काम कर ही रही हैं और काफ़ी मौसर अंदाज में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत इस बात की महसूस हो रही है कि कोई मुश्तरका कोशिश हो। तो यहाँ एक जो तजवीज़ सामने आई है कि वही सिलसिले में मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए, हम उस किस्म की हर तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। यूसीसी को लेकर जो सरकार का कहना है कि हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये बातें बहुत बार सुन चुकी, मुस्लिम महिलाओं पे बात करते हैं। जब जुनैद मरता है तब क्या वो किसी का बेटा नहीं होता, किसी का हस्बैंड नहीं होता है, तब मुस्लिम महिला कहाँ चली जाती है? जब आप उमर खालिद को बंद करते हैं, जब शर्जील इमाम को बिला वजह बंद करते हैं, जब मुसलमान बच्चों को गाय के नाम पे मारा जाता है, क्या वो उनके घर में बीवी बच्चे कुछ नहीं होते हैं क्या? ये नाटक बंद करें। वो ये बेवकूफ़ बनाने वाले जो रास्ते हैं वो आज तक हिंदू मुस्लिम करके राज करते आए हैं, अब ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाने का उनका इरादा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। महिलाओं के हक दिलाएंगे हम यूसीसी के ज़रिए। मेरे ख़्याल से इस्लाम ने 1400 साल पहले सारे हुकूक़ दिला दिए हैं। अगर ये बात आप बहुत लंबी छेड़ेंगे तो जो सारे तलाक़ का हक़, दोबारा शादी का हक़, ये सब इस्लाम ने दिया। उससे पहले किसी, ना क्रिश्चियनिटी ना हिंदूइज़्म, मैं किसी की बुराई से नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें, महर का हक़, निकाह का हक़ कि औरत से पूछा जाए, 1400 साल पहले सारे हुकूक़ औरत को इस्लाम ने दे दिए हैं ऑलरेडी। इसलिए मेहरबानी करके कहना आप परेशान ना हो। मकसद बहुत साफ़ है कि आज का जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किसान हैं, मज़दूर हैं, सभी परेशान हैं। लेकिन जो ख़ास तौर से जो रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या लाएमल होना चाहिए, क्या हमें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को, वीकर सेक्शंस को सब मिल करके, और जो सेकुलर जमात के लोग हैं सबके साथ मिल करके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम उसको सरकार के ये नापाक इराके को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। जिसमें लोगों का सजेशन है, मेरा भी सजेशन था कि इसकी सबसे अच्छी है कि हम लोग अपने लीगल टीम को स्ट्रॉन्ग करें, कोर्ट में हर जगह, हर कोर्ट में जाएं और कोर्ट को भी मजबूर करें सोचने पे कि जो क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। एक हद तक कोर्ट के लिए ये है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाहर नहीं जा सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस चीज़ को हम लोग लड़ाई ठीक से लड़ें, कोर्ट पे भी जाएं, और जो रद्द अमल होना चाहिए सब मिल करके एक साथ एकजुट होकर करके एक कमेटी बना करके उसको लड़ें। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी वंदे मातरम को लेकर जो बिल पास हुआ है, यूसीसी लगातार कई राज्यों में अब लागू होने की योजना बन रही है, मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में पहले से ही था, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों की क्या राय बनी? जहाँ तक यूसीसी का सवाल है,
अभी तक तो यूनिफॉर्म कमर्शियल लॉ नहीं आया। यूनिफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट का प्रोविज़न अलग है, लिस्ट अलग है, सेंटर का लिस्ट अलग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद भी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म कहीं भी पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म एजुकेशन का सिलेबस नहीं है कि किसी स्टेट में कुछ सिलेबस है तो किसी स्टेट में कुछ सिलेबस है। तो जब तक आप पूरे कंट्री को यूनिफॉर्म वे में सोचते हैं, वन नेशन की जब बात करते हैं तभी, और ये जो है कहते हैं, हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज का फार्मूला हमेशा से परमानेंट रहा है। सरकार आई है, सरकार जाएगी, लेकिन ये आप जान लीजिए कि जो कंट्री के, जो देश के हित में है, जो लोगों के हित में है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हित में है, जो माइनॉरिटीज़ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके प्रोटेक्शन में है, ये आज आए हैं, कल फिर अमेंड होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कई बार कई लोगों ने कहा भी है, कई अपोजिशन पार्टी के लोग कहते भी हैं, तो हम लोग उससे लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। हमें लड़ाई है, हम चैलेंज करेंगे, इस कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे कि साहब ये जो है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट है तो कोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये तो लंबी लड़ाई है, ये जो गेम खेल रहे हैं ये पॉलिटिकल गेम है, कर दीजिए ताकि लोगों को एक वोट पोलराइज करने का है। लेकिन ये लीगली ये स्टैंड करेंगे नहीं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये अभी देखने वाली बात है। अगर इस लड़ाई को लड़ना है, संघर्ष का सामना करना है, तो दलितों और मुसलमानों को एक साथ आना पड़ेगा। एक बार दर्शकों को विस्तार से बताइए क्या कहना है। देखिए, मेरा मानना ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह की प्रताड़नाएं, भाई आप इतिहास को जाकर के देखिए, 5000 सालों से दलितों को मतलब जो है शोषण किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया, उनको रोजगार से वंचित किया गया, उनको मुख्य धारा से वंचित किया गया। तो एक लड़ाई है ना भाई। हमें जब जनतंत्र है तो जनतंत्र तो जनता का लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, ये तो निश्चित है ना। उस जनतंत्र में दलितों का भी वही योगदान होना चाहिए भाई। अब हम जो हज़ारों सालों से हमारे शिक्षा से हमारे को वंचित रखा गया, तो अगर हम आज आरक्षण की बात करें, जैसे इन्होंने आरक्षण हटाओ आंदोलन चलाया, अरे भाई आरक्षण तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना। अच्छा, आरक्षण कोई भीख नहीं है हमारे पास, आरक्षण तो हमारे को मुख्य धारा में लाने की बात है, क्योंकि हजारों सालों से हम पीड़ित रहे हैं। हक है भाई, हक है हमारा, क्योंकि वो उनकी सोच ये थी। संविधान सभा में पूरी बहस हुई है ना, क्योंकि डायरेक्ट तो दिया नहीं गया, डॉक्टर ये कह रहे डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। अरे भाई, संविधान सभा में बहस हुई है, संविधान सभा में पारित हुआ है और कानून बना है इस बात का। तो कानून, आप आरक्षण का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब सीधे तरीके से आप संविधान का विरोध कर रहे हो। क्या लगता है आपको क्या लगता है कि मुसलमान और दलित एक साथ आ जाए तो बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव इसलिए आएगा बंधुवर कि वही चीज़ उनका जो पैटर्न है ना, वो यही है कि इन लोगों को दबाया जाए। भाई, आप हिटलर के जैसे किसी एक जाति को आप दुश्मन बना के कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान बाहर के आदमी हैं? अरे सदियों से ये लोग रह रहे हैं, सदियों से हम साथ रह रहे हैं। एक भाई, केवल धर्म तो ही नहीं, आपने धर्म और राजनीति को जोड़ दिया। एक चीज़ तो ये भाई, धर्म अलग चीज़ है, धर्म व्यक्तिगत होता है और राजनीति सामूहिक होती है। भाई, धर्म आप एक बेटा हमारे यहाँ जैसे बौद्ध है, एक हिंदू है, मानते हैं, तो धर्म तो व्यक्तिगत होता है और राजनीति सामूहिक होती है। तो आप धर्म और राजनीति को क्यों जोड़ रहे हैं? मुसलमान का क्या विरोध है? आप बताइए ना, मुसलमान किस वजह से मतलब जनतंत्र में नहीं रह सकते? विरोध किस बात का आपका? भाई ठीक है, आप वो नमाज पढ़ते तो प्रार्थना करते हो, तो वो अपने इष्ट को मानेंगे, आप अपने इष्ट को मानो ना। भाई, संविधान की धारा 25 क्या कहती है? संविधान की धारा 25 कहती है कि हर आदमी का अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो आप इसका मतलब उसका विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हो। आप आरक्षण का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब संविधान का विरोध कर रहे हो। तो उनको यह मालूम है कि अगर ये दोनों शक्तियाँ क्या हो गई, आप उसकी मेंटलिटी समझिए। उनको ये लगता है कि अगर दलित और मुस्लिम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या भी बढ़ेगी, वोटिंग पावर भी बढ़ेगी और वैचारिक शक्ति बढ़ेगी। वैचारिक शक्ति समझ गया ना, जो हमारी सोच जो है वो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ गई तो ये निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए कि नहीं चाहते ये कि दलित और मुस्लिम एक हो। और हमारी विचारधारा ये है कि हम मानवता की बात करते हैं, हम टैगोर का राष्ट्रवाद मानते हैं। टैगोर का राष्ट्रवाद मानवता का राष्ट्रवाद है। देखिए, एसडीपीआई की तरफ से आज एक यूसीसी और वक्फ के ऊपर जो है सिम्पोजियम रखा गया था। उसमें मुख्तलिफ जो है लोगों आए और उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। अब देखिए, ऐसा है कि उसमें ये एक बात कहा कि वक्फ के ऊपर जो सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। जो नया वक्फ एक्ट जो सरकार जो लेके आई है, नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, वो वक्फ को फ़ायदा के बजाय वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला है।
हमारा सबका ये मानना था कि जो है वक्फ बाय यूज़र का जो प्रोविज़न जो ख़त्म किया सरकार ने वो गलत है। अब ये है कि देखिए इसी तरह से यूसीसी, अब यूसीसी के ऊपर देखिए ऐसा है कि कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है, ये सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। इसलिए क्या है कि जब तक ये इसका मसौदा सामने नहीं आ जाए, इसका अपोज करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अब ये वक्फ एक्ट है और यूसीसी अगर ये लेके आती है तो उसके लिए एक जो है एहतजाज का तरीका क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि एहतजाज इसमें होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। इस तरह से ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कॉकरोच वर्ड जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूज़ किया कॉकरोच, कि ये कॉकरोच हैं, कॉकरोचेज हैं, ये कोई काम के नहीं हैं। तो उन्होंने उसी की बात को पकड़ के एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो है एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर को जो है रिज़ाइन करना पड़ा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की हाजिरी को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक सवाल है गैर मुस्लिमों का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है उसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड का, तो 11 मेंबरान में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम हो सकेंगे, जिसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो नॉन मुस्लिम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक उसमें जो रेवेन्यू सेक्रेटरी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो वक्फ को देख रहे हैं वो, अब क्योंकि वो सेक्रेटरी लेवल के होने हैं तो ज़रूरी नहीं है मुस्लिम हो, तो उसके अंदर भी जब कानून में इस तरह से बनाया गया है कि नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। तीसरे में देखना पड़ेगा कि कौन आएगा, बट 3 से ज़्यादा नहीं होगा जो इंटरिम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने PIL के बैच में दिया हुआ है। वंदे मातरम को लेकर जो बिल पास हुआ है उसको काफ़ी मुसलमानों ने एतराज़ जताया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो इश्यूज़ हैं ये साइड इश्यूज़ हैं, ये मेन इश्यूज़ नहीं हैं। आपके मेन इश्यूज़ ज़्यादा बड़े हैं, ये साइड इश्यूज़ हैं। ये तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ें मुसलमानों के लिए मेन इश्यूज़ आपके हिसाब से? मुसलमानों के लिए जो मेन इश्यूज़ हैं वो मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं। अब जो इंटरफेरेंस है अगर स्क्रिप्चरल लॉ में जो होली बुक में दिए हुए हैं उसमें अगर इंटरफेरेंस है वो आपका मेन इशू हो सकता है, या जो क्रिमिनल लॉ का इनइक्वल एप्लीकेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि होता है, वो आपका मेन इशू हो सकता है। आपका पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर में जॉब्स हैं उसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो सकता है।